बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ने लगे हैं। चैप्टर 18 बच्चों, ये आपके सामने स्मार्ट सिलेबस रखा हुआ है। चैप्टर 18 की थ्योरी कल हमने फिनिश कर दी थी। ये लास्ट टॉपिक आपको पता है, कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। और उसके आगे फिर जो देख रहे हैं आप इस सिलेबस की लिस्ट में एग्जाम्पल्स हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 ये दोनों ही हम आपको पता है कर चुके हैं। आगे फिर क्लास वर्क में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आते हैं। कोई एक तो शॉर्ट क्वेश्चन देखे भी थे हमने ऑलरेडी। तो ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने करवाने हैं, और ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 6 बनते हैं जो मैंने करवाने हैं, 2 न्यूमेरिकल आपने जो खुद करने हैं वो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और सिर्फ 1 न्यूमेरिकल है 5वां। चलें फिर बात शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज यानी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमने करना है जी 3। तो ये है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18.3 आपके सामने। क्या कह रहा है? द एनोड ऑफ ए डायोड इज 0.2 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड, इज इट फॉरवर्ड बाइस्ड। किसी डायोड का एनोड, अब आपको पता है, ज़ाहिर थ्योरी पढ़ी है तो उसकी सारी चीज़ें अब इधर अप्लाई होनी है। तो आपको पता है कि एनोड का मतलब है पी रीजन और कैथोड का मतलब एन रीजन ऑफ ए डायोड। तो फिर ये आपके पास एक डायोड थी और इसकी इधर वाली साइड जो पी साइड है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपको वैसे ही ज़रा बात समझाने के लिए पता है। ये एरो जो है ये एरो हेड पी टाइप का, और ये बार जो है ये एन रीजन है। अच्छा, कह रहा है कि ये जो एनोड है पी टाइप जो रीजन है ये 0.2 वोल्ट पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू एन रीजन। इधर 0.2 वोल्ट अगर पोटेंशियल है पी की तरफ तो इधर फिर 0 समझ लें, तभी तो फ़र्क हुआ 0.2 का। और ये वाला हायर पोटेंशियल पर है, 0.2 वोल्ट हायर है एज़ कम्पेयर टू एन रीजन। सवाल था कि इज़ इट फॉरवर्ड बाइस्ड। तो बच्चों आपको पता ही है, हमने रेक्टिफिकेशन का टॉपिक पढ़ा था, उससे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग पढ़ी है। तो हमें मालूम है कि ठीक है जी, बिल्कुल सही है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन तो है। फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन हम जानते हैं कि पी रीजन शुड बी एट ए हायर पोटेंशियल एज़ कम्पेयर टू या विद रिस्पेक्ट टू एन रीजन। इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर हो, तो ये हो जाती है फॉरवर्ड बाइस्ड। अच्छा, फॉरवर्ड बाइस की जो डेफिनीशन है उसके लिहाज से तो हाँ, ये डायोड फॉरवर्ड बाइस तो है। लेकिन हमने अगली चीज़ जो पढ़ी है वो बच्चों ये पढ़ी हुई है शुरू में ही इस चैप्टर 18 के, जब आपने डिप्लीशन रीजन पढ़ा था। तो याद करें, हमने पढ़ा था कि जब सिलिकॉन की डायोड होगी तो उसका डायोड के अंदर वो जो डिप्लीशन रीजन होता है वहाँ जो पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट उसकी हाइट होती है। इससे ज़्यादा, इससे हायर पॉजिटिव पोटेंशियल बाहर से देंगे, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए पी साइड को पॉजिटिव एन साइड को नेगेटिव, तो इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो करंट चलेगा। सिलिकॉन की डायोड अगर हुई, और अगर जर्मेनियम की हुई तो हमें पता है कि 0.3 वोल्ट उसको अगर हम देंगे बाहर से फॉरवर्ड बाइसिंग की हालत में तो फॉरवर्ड करंट चलेगा। अब यहाँ दिया है 0.2 वोल्ट, दोनों सिरों के दरमियान 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब है अगर ये वाली डायोड जिसका जिक्र हुआ इस शॉर्ट क्वेश्चन में, अगर ये डायोड सिलिकॉन या जर्मेनियम की है तो कंडक्ट नहीं करेगी, करंट नहीं चल पाएगा, क्योंकि करंट चलाने के लिए ज़रूरी है कि फॉरवर्ड बाइसिंग की हालत में हम पोटेंशियल बैरियर से हायर वोल्टेज देंगे तो करंट चल पाएगा। ये बातें सारी थ्योरी में पड़ी हुई हैं। तो फिर अब क्लोज करते हैं इस बात को। तो आंसर क्या हुआ फिर? क्वेश्चन था कि जो एनोड है यानी पी रीजन वो 0.2 वोल्ट पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड यानी एन रीजन के। तो इज इट फॉरवर्ड बाइस? तो आंसर है हाँ, बाय डेफिनेशन फॉरवर्ड बाइस तो कहलाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग की यही होती है डेफिनेशन, या समझिए कि उसकी कंडीशन के पी साइड शुड बी एट ए हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एन साइड। लेकिन अलबत्ता अगर ये डायोड सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी है तो कंडक्ट नहीं करेगी, करंट अलबत्ता नहीं चल पाएगा। तो कहता है यस इट इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड। आंसर पढ़ते हैं, फॉरवर्ड बाइस है। रीज़न क्या जी? वी नो दैट व्हेन द एनोड यानी पी साइड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड यानी एन साइड के, तो इट इज़ सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस्ड, वो कहलाती है फॉरवर्ड बाइस्ड। इन केस ऑफ सिलिकॉन VB बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट होती है। जर्मेनियम के लिए VB यानी पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट का होता है। सो डायोड विल नॉट कंडक्ट, करंट नहीं चलेगा, कंडक्ट नहीं करेगी इन द केस ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगर ये जर्मेनियम या सिलिकॉन की है तो करंट नहीं चलेगा, अगरचे फॉरवर्ड बाइस तो कहलाएगी। ठीक हो गया जी। आगे बच्चों, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में मैंने जो आपको करवाना है वो 6ठा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो तीसरे के बाद डायरेक्ट हम आते हैं 6ठे पे। ये रहा जी 6ठा शॉर्ट क्वेश्चन। कहता है वाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड डू नॉट एमिट लाइट
आम जो सिलिकॉन की डायोड होती है वो क्यों नहीं खारिज करती लाइट? हमें पता है एलईडी पड़ी हुई है, ज़रा देख लीजिएगा थ्योरी वो पड़ी हुई है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। हमने कहा था गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड दो मटेरियल हैं कि ये हमने कहा था कि अगर यूज़ करेंगे तो विजिबल लाइट निकलेगी। और मैंने तब भी बताया था कि सिलिकॉन की डायोड अगर लाइट जो उसके भी रिकम्बिनेशन होगा, ये क्या है रिकम्बिनेशन, ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, तो अव्वल तो याद होना चाहिए, नहीं है याद, नहीं है पता तो प्लीज़ गो टू द लेक्चर इन विच वी स्टडीड एलईडी द स्पेशली डिज़ाइन डायोड्स। तो ये बातें सारी उसी के रिलेटेड हैं। तो मैंने बताया था कि इनमें से इंफ्रारेड लाइट तो निकलती है, सिलिकॉन डायोड में से इंफ्रारेड तो निकलती है लेकिन विजिबल नहीं होती। तो ये जो डू नॉट एमिट लाइट का मेन मकसद मतलब यही है कि विजिबल लाइट नहीं निकलती। अब लाइट खारिज क्यों नहीं करती? एक तो खैर उसकी ये दो रीज़न बताई हैं और ठीक है दोनों ही, खैर जैसे आपकी किताब पे लिखा है ये भी आंसर ठीक है, ऐसे ही चलता है पेपर में, तकरीबन यही आप करेंगे। तो पहला तो खैर उसने कहा जी इट इज़ ओपेक टू लाइट, ओपेक गैर शफाफ। तो अगर ये जो सिलिकॉन है ये गैर शफाफ होती है, लाइट कहीं किसी आइटम से निकल के बाहर जब जाना चाहेगी तो रास्ते में और भी आइटम्स हैं तो ये ओपेक है, जैसे कोई भी गैर शफाफ चीज़ लाइट के रास्ते में खड़ी कर दें तो आगे पर अंधेरा यानी साया पड़ता है, तो इसमें से लाइट नहीं निकलती। दूसरी उसने वजह बताई जो और भी ज़्यादा बेहतर मामला है, कहता है इन ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड क्रॉस द जंक्शन एंड रिकम्बाइन, रिकम्बिनेशन याद करें, रिकम्बाइन विद द होल्स ऑन पी साइड, तो निकलना चाहिए फोटोन। तो ग्रेटर परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, और यहाँ लिखा नहीं इसने लेकिन बेहतर है कि यहाँ लिखना चाहिए कि इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इंफ्रारेड लाइट। तो जब रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इंफ्रारेड लाइट और हीट निकलती है। इन दैट इज़ वाई, यही वजह है कि दे डू नॉट एमिट लाइट, मतलब विजिबल लाइट वो खारिज नहीं करती। और यही आंसर आपके पेपर में आपको चाहिए होगा। छोटा शॉर्ट क्वेश्चन हमारा हो गया जी, आगे चलते हैं। 7वां शॉर्ट क्वेश्चन है जी अगला, कहता है वाई ए फोटो डायोड इज़ ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस्ड स्टेट। सबसे पहली तो आपको फिर वही नसीहत है, फिर वही आपको तजवीज़ दूंगा कि अगर तो ये थ्योरी याद है, पता है, सारा कुछ समझ में है, आपके ज़हन में ताज़ा है, फिर ठीक है, वरना प्लीज़ पहले वो लेक्चर दोबारा देख लें फ़ोटो डायोड वाला, वही एलईडी फ़ोटो डायोड वगैरह जिसमें स्पेशली डिज़ाइन डायोड्स की जिक्र किया था। बहरहाल तो कहता है कि फ़ोटो डायोड को रिवर्स बायस स्टेट में क्यों रखा जाता है। मैंने जब पढ़ाया था वो लेक्चर तो मैंने कुछ बताया था उसके बारे में। देखें फ़ोटो डायोड बेसिकली बच्चों किस लिए यूज़ होती है, पता है किस लिए? फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट, यही लिखा है। कहता है बेसिकली फोटो डायोड इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट। बुनियादी तौर पर तो लाइट को डिटेक्ट करना होता है इसने, विजिबल भी इनविजिबल भी, ये अपने पढ़ा हुए। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सिर्फ जब जब लाइट बाहर से पड़े तब ही एक वाज़ेह करंट गुजरे सर्किट में से, जब लाइट ना पड़ रही हो तो फिर ना होने के बराबर करंट गुजरे। और हमने कभी रेक्टिफिकेशन के मसलन टॉपिक में बेसिकली ये पढ़ा हुआ है कि ए डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, लेकिन रिवर्स बायस रखेंगे तो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट हमने पढ़ा था थ्योरी में कि फिर करंट नहीं चलेगा अक्रॉस द जंक्शन, को करंट वाज़े तौर पर नहीं चल सकेगा। लेकिन जब लाइट पड़ेगी तो हमने वहाँ पर पढ़ा था, डिस्कस किया था फोटो डायोड में कि लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो जब वो डायोड के ऊपर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होंगे, क्योंकि लाइट से एनर्जी लेके बहुत से कोवलेंट बॉन्ड अंदर टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होंगे, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मल्टीप्लाई होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे तो फिर रिवर्स करंट ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ एक ग्राफ भी देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने से रिवर्स करंट बढ़ता है। तो यही अजीब वजह फिर क्यों रखी जाती है रिवर्स बायस में, ताकि सिर्फ तब ही वाज़े करंट चले जब लाइट पड़े, बस। अदरवाइज़ लाइट नहीं पड़ रही तो रिवर्स बायसिंग की वजह से करंट ना चले, तो इस तरह डिटेक्शन हो जाए कि हाँ लाइट आई है तो करंट चल पड़ा तो पता चल गया कि लाइट आई है। यही कहता है। तो बेसिकली कहता है फोटो डायोड यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। फोटो डायोड हैज़ ए वेरी स्मॉल रिवर्स करंट, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही ना होने के बराबर, को इतना वाज़े नहीं होता करंट। दिस करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स या माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। द नंबर ऑफ दीज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द जंक्शन। तो जितनी ज़्यादा लाइट आके पड़ेगी उसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा हो जाएंगे, तो ज़्यादा करंट चलेगा। सो व्हेन द जंक्शन इज एक्सपोज्ड टू लाइट, चाहे विजिबल चाहे इनविजिबल, जब लाइट के सामने आ जाए ये पीएन जंक्शन तो रिवर्स करंट इंक्रीजेज एंड कैन ईजीली बी डिटेक्टेड, और वो फिर आसानी से डिटेक्ट हो जाता है, तो पता चल जाता है करंट चलने से कि लाइट आई है। 7वां शॉर्ट क्वेश्चन हो गया जी। आगे बच्चों 9वां मैंने करवाना है आपको, तो 9वां शॉर्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द बायसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द जंक्शंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर फॉर इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। ट्रांजिस्टर के 2 जंक्शन होते हैं, आपको पता है, एमिटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन। तो कहता है उसके जो जंक्शंस हैं उनकी बायसिंग रिक्वायरमेंट क्या है फॉर नॉर्मल ऑपरेशन। तो फिर वही बात है
थ्योरी देख लें, अगर नहीं है याद है तो फिर तो बड़ा ही आसान काम है, ये पता है आपको ये सारा इसके बारे में। अच्छा, तो क्या बायसिंग रिक्वायरमेंट है जी? दोनों जंक्शन जो हैं पीएन जंक्शन में नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, वो जो ट्रांजिस्टर में जो दोनों पीएन जंक्शन बनते हैं तो उनकी क्या बायसिंग रिक्वायरमेंट है, कौन रखा जाता है, फॉरवर्ड बायस कौन रिवर्स बायस? याद आया जी? कुछ याद आया? क्या कहा था वहाँ? कहा था एमिटर बेस्ड जंक्शन इज केप्ट फॉरवर्ड बायस्ड एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। यही पूछ रहा हूँ। कुछ और भी कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट इन ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ये जो एक को रखा फॉरवर्ड बायस एक जंक्शन को, दूसरे को रिवर्स बायस, तो ये वाली कंडीशन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में। अब ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्या था? तो ये बच्चों मैं आपको जल्दी से आपका वो टॉपिक इसके लिए दिखा ही दूँ। आपने पढ़ा हुआ है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये वाला टॉपिक है जी। ज़्यादातर ये हमने टेक्स्ट बुक से किया था, थोड़े से चंद स्टेप्स इधर से भी देखे थे वैसे नोट्स वाली बुक से। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में ये पूछ रहा है जी, ये वाला, ये कॉमन एमिटर है। एमिटर इस केस में कॉमन लिया, बेस की तरफ से और कलेक्टर की तरफ से, दोनों के दरमियान में यहाँ पर आ गया, ग्राउंडेड कर दिया, ये कॉमन लिया है। तो इसी की बात कर रहा है कि इसमें ये बायसिंग रिक्वायरमेंट कैसे पूरी की जाती है, वो जो एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। तो बच्चों एक गलती की है आपकी इस बुक वाले ने। जो क्वेश्चन की वर्डिंग है ना, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उसकी डिमांड है, ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड है, ये बनती है कि हमें वो डायग्राम भी बनानी है, वो सर्किट डायग्राम बनानी है जो मैंने अभी दिखाई आपको, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की, जो मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये वाली मैं, ये कैसे है, क्यों है, ये किस तरह, ये मैंने आपको सारी समझाई हुई है। मैं दोबारा बना के 2-4 मिनट आपके फजूल ज़ाया नहीं करूँगा। आपने ये बनानी है, किताब वाले ने इसके आंसर में नहीं बनाई हुई, मैं देख रहा हूँ। आंसर वही लिख देना है जो किताब पे, लेकिन मैं बार बार क्या रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपके लिए इधर ये मैं लिख रहा हूँ कि इसकी जो डायग्राम है वो बच्चों आपकी बुक पे नहीं है, नोट्स वाली बुक में आंसर में, लेकिन आपने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यानी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की डायग्राम यहाँ पे साथ बनानी है। ये मैं वाज़ेह बता रहा हूँ, अगर नहीं बनाएंगे तो आपके नंबर कटेंगे। लेकिन जी क्वेश्चन के 2 हिस्से थे, तो उसका आंसर क्या बनता है? पहला ऐसा था कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जी बायसिंग की किसी ट्रांजिस्टर के अंदर नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। तो कहता है बायसिंग रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, नंबर 1 एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड नंबर 2 कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। फिर वो दूसरा पॉइंट था कि एक्सप्लेन करें जी कि हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट, ये कैसे इनसे मीट किया जाता है, ये रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी की जाती है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में। तो कहता है फॉर सीई एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमिटर एंड द आउटपुट सिग्नल इज टेकन अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर। याद करें, VBE इनपुट वोल्टेज थी और VCE आउटपुट वोल्टेज थी, बिल्कुल ठीक है। और ये डायग्राम जब सामने होगी ये फिक्रा पढ़ते हुए तो फिर ये बात बड़ी और भी वाज़ेह हो जाएगी, जैसे मैंने कहा डायग्राम यहाँ बनानी है। और सिमिलरली एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। तो ये है जी इसकी बायसिंग रिक्वायरमेंट एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। ये डायग्राम आपने यहाँ बना लेना। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। तो अगला बच्चों जो मेरे करवाने का है वो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसा है कि मेरे करवाने का बल्कि कोई ऐसा सच है नहीं। क्यों नहीं है ज़रा देखें तो क्वेश्चन पढ़ें तो कहता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। कुछ याद आया बच्चों? व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। और कहता है अप्लाई इट, ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड अप्लाई करें टू फाइंड द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जो बच्चों इसकी स्टेटमेंट है, ये है तो बाज़ार शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन स्टेटमेंट की लाजमी डिमांड है कि आपने पूरा नोट लिखना है, राइट ए नोट ऑन ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सिंपल, बस ये है जी इसका टोटल आंसर। और बिल्कुल ऐसा ही किताब वाले ने भी किया हुआ है, ये आपके सामने है इसका आंसर। क्योंकि सेम वही लिखना है, पूरा टॉपिक ही लिखना है, तो मैं अब ये दोबारा आपको नहीं करवाने लगा। उसकी ज़ाहिर वजह उसकी वाज़े है, वो प्लीज़ लेक्चर देख लें, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो बच्चों मैंने आपको करवाना है वो है जी 12वां, और इसके साथ ही ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन हमारा फिनिश होने लगा। 12वां शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बच्चों MCQs पर मुश्तमिल है, और असल में टोटल 9 MCQs हैं। ये अगले पेज तक जा रहे हैं, ये 9 MCQs हैं। और इनमें से जो आखिरी आखिरी चार जो हैं बच्चे, 5वें से ऑनवर्ड जो हैं, वो सारे ही उस पोर्शन के बारे में हैं जो अब आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है।
लॉजिक गेट्स या डिजिटल सिस्टम्स का पोर्शन था जो हम अब नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा हमने, तो ये हम ज़ाहिर अब नहीं करेंगे फिर। तो जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड ही करना। तो पहले 5 MCQs हम इस शॉर्ट क्वेश्चन के कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। कहता है ए डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज़ ए प्लॉट बिटवीन, डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, याद करें जब डायोड फॉरवर्ड बायस डायोड और रिवर्स बायस डायोड पढ़ी थी तो कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड का मतलब है ग्राफ बिटवीन, याद करें, अप्लाइड वोल्टेज एंड रिजल्टिंग करंट। शाबाश। तो बस फिर ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो क्या डायोड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व यानी ग्राफ होता है वो किस किस का प्लॉट है, यानी किस किस का आपस में ग्राफ है। तो क्या करंट और टाइम का, या वोल्टेज और टाइम का, या वोल्टेज और करंट का, या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज एंड रिवर्स वोल्टेज का। तो हो गया फैसला, फिर बात हो गई सी ऑप्शन है जिसकी, वो फिर से वही लेक्चर आपको पता है, पढ़े हुए हैं, वो देख लीजिए अगर नहीं आता तो। अगला देखिए, द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाई एन LED डिपेंड्स अपॉन। जब पढ़ाई थी LED तब भी कुछ बात इसकी थोड़ी सी हुई थी, और फिर आपको कहीं किसी टेस्ट में भी जिक्र आया था इसका। द कलर ऑफ लाइट, जो लाइट खारिज होगी LED से वो किस पे डिपेंड करती है। तो बताया था कि लाइट विजिबल होगी या इनविजिबल होगी, और अगर विजिबल हुई तो कौन से कलर की होगी। ये सारा कुछ डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा यूज़ किया था। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि LED गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की अगर बनी है तो फिर तो विजिबल लाइट खारिज होगी, लेकिन अगर वो सिलिकॉन वगैरह की है तो फिर इनविजिबल यानी इंफ्रारेड लाइट खारिज होगी। तो लाइट की क्या नेचर होगी ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो कहता है द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाई एन LED डिपेंड्स ऑन, क्या इट्स फॉरवर्ड बायस्ड या इट्स रिवर्स बायस, या द अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट, या फिर द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड। यही है जी डी ऑप्शन इसका जो मैं बता रहा हूँ आपको। और उससे अगला बच्चों देखिए, इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर द डायोड कंडक्ट्स ड्यूरिंग, हाफ वेव रेक्टिफायर अब याद करें थ्योरी का। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में डायोड कब कंडक्ट करती है, क्या ड्यूरिंग बोथ हाफ्स ऑफ द इनपुट साइकिल। नो, हाफ वेव, बोथ हाफ्स में तो आपको पता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है, तो पहली तो ऑप्शन नहीं बनती। ए पोर्शन ऑफ द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल, पूरा हाफ साइकिल नहीं बल्कि सिर्फ ए पोर्शन, पूरा साइकिल तो खैर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मिला के बनता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल, ये एक नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो कहता है क्या डायोड कंडक्ट करती है इस पॉजिटिव साइकिल के भी किसी एक हिस्से के अंदर, यानी इतने इतने या इतने इतने के अंदर। तो आंसर है जी नो। पता है आपको, थ्योरी पढ़ी है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पता है आपको। तो क्या फिर, या फिर डायोड कंडक्ट करती है ड्यूरिंग ए पोर्शन ऑफ द नेगेटिव इनपुट, नेगेटिव ऑफ द इनपुट साइकिल। तो ये भी उसी तरह से ये भी नहीं बनता। या फिर 1/2 ऑफ द इनपुट साइकिल, ये बनता है टोटल इनपुट साइकिल का एक हाफ, एग्जैक्ट हाफ, यानी सिर्फ ये वाला पोर्शन। इसी तरह से आगे अगर जाती जाएगी इनपुट और भी ऑन एंड सो ऑन, इसी तरह आगे जाती जाएगी। तो आपको पता है कि ये वाले मसलन नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये वाले हाफ साइकिल मिलेंगे। तो ये हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल के दौरान कंडक्ट करती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। चौथा क्वेश्चन देखिए, इन ए ब्रिज रेक्टिफायर, ये सामने डायग्राम भी बनी हुई है, यानी फुल वेव रेक्टिफायर, याद कीजिए फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमने पढ़ा हुआ है। तो किसी ब्रिज रेक्टिफायर में ऑफ फिगर, इस फिगर वाले में, व्हेन VI यानी इनपुट वोल्ट, ये VI है, लिखा तो नहीं चाहती लेकिन ये इनपुट वोल्टेज है, इज़ पॉजिटिव एट B, ये नीचे वाला B है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, वो ऊपर पॉइंट ए है, तो नीचे वाला पॉजिटिव होगा ऊपर वाले के लिहाज से। तो विच डायोड्स आर ऑन, इनमें से कौन सी ऑन होंगी यानी कंडक्ट करेंगी। ये तो मेरा ख्याल है मैं आपके लिए छोड़ दूँ तो फिर भी आपको करना चाहिए। कौन सी, ये नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव हो तो कौन सी कंडक्ट करेंगी। ये देखें, इधर पॉजिटिव आया तो ये वाली होगी फॉरवर्ड बायस्ड, और उधर नेगेटिव आया तो ये वाली होगी फॉरवर्ड बायस्ड, यानी D2 और D4 ये कंडक्ट करेंगी। जबकि उलट होती पोलैरिटी तो फिर D1 और D3 कंडक्ट करनी थी। ये सारी बातें थ्योरी में हैं जी, सब कुछ समझाया हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो इसकी तो पहली ऑप्शन बनती है चौथे क्वेश्चन की। ये आगे पांचवा, द कॉमन एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इज गिवन बाई, इसको हम जस्ट करंट गेन भी कहते हैं, जस्ट अकेला इसका नाम करंट गेन बीटा भी कहते हैं, या पूरा नाम है करंट कॉमन एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ये भी है, और करंट गेन भी कहलाता है बीटा। तो बच्चों फिर बताएं तो कौन सी, सिंपल फार्मूला बताना, IC/IB, ये सेकंड ऑप्शन है, बाकी सारी नहीं बनती, अगले हम नहीं कर सकते। लें जी, हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन इस चैप्टर का फिनिश हुआ। एग्जांपल्स 2 हैं वो ऑलरेडी कर गए हैं, तो फिर सिंपली न्यूमेरिकल्स पे हमें आना होगा। ये है जी पहला न्यूमेरिकल आपके सामने।
ये पूरा का पूरा यहाँ पर मौजूद है। और मैंने जो बच्चों करवाने हैं, मैं जल्दी से एक दफ़ा फिर आपको उसका स्क्रीनशॉट एक दे दूँ। ये दें जी, आपके पास ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन सारे कर दिए हैं। और अब प्रॉब्लम्स हैं पहला और चौथा, ये मैंने करवाने, बस 2 ही हैं न्यूमेरिकल, और 5वां आपने खुद करना है। तो पहला और चौथा मैंने करवाने हैं जी। शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल बच्चों, द करंट फ्लोइंग इन टू द बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज़ 100 माइक्रो एम्पियर इन टू द बेस, यानी क्या गिवन हुआ, IB। और ये मैं गिवन डाटा भी साथ ही दिखाता ही जाता हूँ। तो बेस करंट IB है 100 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब आप जानते हैं 10 की पावर -6 है, तो साथ आ गया इतने एम्पियर। और ये इसको सॉल्व कर लिया, 100 × 10 की पावर -6 था तो बन गया 1 × 10 की पावर -4 इतने एम्पियर। ठीक होगा जी। बेस करंट IB गिवन है, फाइंड इट्स कलेक्टर करंट IC, इट्स एमिटर करंट IE एंड द रेशो IC ओवर IE इफ़ द वैल्यू ऑफ करंट गेन बीटा इज़ 100। बस 2 चीज़ें गिवन है, IB गिवन है बेस करंट, और बीटा करंट गेन, वो जो IC ओवर IB होता है, अभी पीछे भी देखा था। तो बीटा गिवन है जी 100, और पूछी 3 चीज़ें हैं, फाइंड इट्स कलेक्टर करंट IC, इट्स एमिटर करंट IE एंड रेशो IC ओवर IE। ये जो तीसरी चीज़ पूछी है, ये तो खैर समझिए एक फालतू चीज़ ही है, क्योंकि जब IC आ जाएगा IE आ जाएगा तो फिर एक को दूसरे पर डिवाइड करके रेशो भी मिल जाएगी। ये तीसरा पार्ट तो एंड पे सिंपल सी बात है। तो करते हैं जी फिर, IB गिवन बीटा गिवन। तो टू फाइंड क्या करना था, कलेक्टर करंट IC और एमिटर करंट IE, और रेशो इन दोनों की, वो तो खैर सिंपली डिवाइड ही करना। पहला पार्ट जी, अगर आपको IB और बीटा ये गिवन हो और IC बच्चों निकालना हो, तो फार्मूला फ़ौरन आपके जहन में आना चाहिए। आपने ट्रांजिस्टर के ट्रांजिस्टर के जो बेसिक हैं वो 2 फार्मूले पढ़े हैं ट्रांजिस्टर के। आपने पढ़ा है IC इज़ इक्वल टू बीटा IB, या मतलब रेशो यूँ कर सकते, रेशो है ना बेसिकली, IC ओवर IB इज़ इक्वल टू बीटा, तो इसी से ही ये फार्मूला निकाला जा सकता है। तो फिर पहला पार्ट समझिए हो ही गया, आपको पता ही है बीटा और IB गिवन, IC मिल जाएगा। और दूसरा एक और फार्मूला भी आपने ट्रांजिस्टर के बेसिक फार्मूलों का पढ़ा हुआ है, IE इज जी, तो ये IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये आपके बड़े मशहूर 2 बेसिक फार्मूले ट्रांजिस्टर के पढ़े हुए हैं। इनमें से ये तो पहले पार्ट में इस्तेमाल हो जाएगा, इसको यूँ बना के। और फिर बच्चों जब IB गिवन था, IC हमें पहले पार्ट से मिल ही गया होगा, तो फिर दूसरा पार्ट भी हो गया। ये बड़ी सिंपल सी, तो बड़ी आसान सी सोल्यूशन है, ये आपके सामने है जी। बीटा इजिकल टू IC ओवर IB, यहाँ से IB उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, IC हुआ बीटा IB, बीटा और IB दोनों गिवन थे, IC पहले निकाल लिया, वो 10 मिली एम्पियर बना। नाउ एज IE होता है IB प्लस IC, तो IB और IC दोनों आ चुके हैं, ऐड कर दें। IE हुआ 10 प्लस 0.1 यानी 10.1 मिली एम्पियर, वो ईजिली सॉल्व कर लेंगे। और फिर तीसरी तो मैंने कह दिया रेशो है ना, IC ओवर IE पूछिए तो डिवाइड कर दें, 0.99 इसकी रेशो आ गई। चौथा न्यूमेरिकल देखते हैं जी। चौथा न्यूमेरिकल ये बच्चों, कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द ऑप एम्प सर्किट शोन इन फिगर। ये फिगर आपके सामने है जी, इसमें जो भी दिखा, कोई डाटा गिवन नहीं था, बस जो भी है इस फिगर में ही है। इसकी आउटपुट निकालनी है, मतलब आउटपुट वोल्टेज ऑफ कोर्स VO, ये टू फाइंड आउटपुट वोल्टेज VO। अच्छा, फिगर ही गिवन है। सबसे पहली बात जो हमारे देखने की है वो ये है कि यह ऑप एम्प का सर्किट है, और ऑप एम्प में कौन सा टर्मिनल बच्चों ग्राउंड किया गया, ये नीचे वाला प्लस होता है, आपको पता है हमेशा प्लस वाला ग्राउंड किया गया। तो ये पता कौन सा फिर बना, ये बना इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। पहली तो ये बात आपको समझ आ गई। ऊपर वाले टर्मिनल पर इनपुट, अच्छा लेकिन ऊपर वाले टर्मिनल पर 2 लाइनों से इनपुट दी गई है, ये +5 वोल्ट इधर और ये -2 वोल्ट इधर, और साथ ही +5 वोल्ट से आगे एक रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम की, और -2 वोल्ट इधर दिया तो वो 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। इन दोनों का मिला के करंट यहाँ जमा होकर इधर इसको गया होगा ऑप एम्प को, और फिर इधर से भी करंट एक उधर को यहाँ से गया होगा। तो इनको आप, ये मैं इधर मुकम्मल करवा दूँ, इनको आप I1 करंट, उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा, और इस दूसरी वाली, इस ऊपर वाली रेजिस्टेंस को R1 कह दें, यहाँ पे चलिए, और नीचे वाली को आप यहाँ R2 कह दीजिए, और उस नीचे वाली में से करंट बच्चों I2 कह दिया, और इसको अब यहाँ आप R3 कह देते हैं, क्योंकि टोटल 3 जो गिवन है, तो इसके अंदर से जो करंट इधर को जाएगा उसको I3 कह देते हैं। लें जनाब, ये R1, ये R2 और वो वाली R3। अच्छा, मैंने कहा कि पहले तो ये पता चल गया कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और ये जो प्लस वाली अगर ग्राउंड कर दी तो इसका मतलब ये हुआ, प्लस वाली इनपुट ग्राउंड करने का मतलब ये हुआ V+ इज़ इक्वल टू
0 वोल्ट। और प्रिंसिपल वर्चुअल ग्राउंड के मुताबिक अब वो क्या है, वो क्यों है, अब ये मैं अब यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूँगा, पता है। इसके मुताबिक V प्लस नियरली इक्वल टू V माइनस ही होनी है और V माइनस भी फिर 0 वोल्ट ही है। लें जी, ये V माइनस अब जहाँ यहाँ पर है V माइनस, याद ये इस पॉइंट पर इस जगह है वोल्टेज V माइनस, और यहाँ पे कहीं VO है, ये भी पता है आपको, आउटपुट वोल्टेज है। ये सारी लेबलिंग कुछ जो रहती थी वो भी मैंने कर दी। लें जी, फिर तो हमारे पास 3 करंट्स अब इनका जिक्र है यहाँ, I1 ये वाला, I2 ये वाला, दोनों इधर आके मिले, और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ जब दोनों में आके मिले, और फिर यहाँ से आगे I3 गया। अच्छा, इस पॉइंट पर 3 करंट फिर इकट्ठे हो रहे हैं, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ उसके मुताबिक, इधर से I1 इधर से I2 और उधर को गया, बाहर गया I3। तो ये इक्वेशन एक अभी यूज़ हम करने वाले हैं यहाँ, वो होगी I1 प्लस I2 और इज़ इक्वल टू I3। ये दोनों मिलके यहाँ पहुँच रहे हैं और ये बाहर को जा रहा है। तो ये हम इक्वेशन अभी यूज़ कहीं करने वाले हैं, इसकी सोल्यूशन में, ये आगे अभी मैं दिखा भी दूँ। इसकी सोल्यूशन ही है अप्लाइंग किरचॉफ रूल एट पॉइंट P, किरचॉफ फर्स्ट रूल या करंट रूल, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये भी इस्तेमाल करते हैं बाद में, लेकिन पहले हम क्या करने लगे हैं, पहले इन तीनों करंट्स की वैल्यू निकालने लगे हैं। अच्छा, अब कैसे निकालने लगे हैं? 100% बच्चों वही स्टेप्स जो 2 दफ़ा आपने ऑलरेडी कर लिए हैं। बल्कि आपको याद होगा जब ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा दिया था, तो फिर नॉन इन्वर्टिंग जब पढ़ाना था तो मैंने उसी के ऊपर ही, उन्हीं लाइनों पर ही कुछ मिटा के कुछ चीज़ें चेंज कर करके कि जी अब फ़लाँ चीज़ की जगह ये, फ़लाँ की जगह ये आ जाए, तो वही टॉपिक उलट होके दूसरा वाला बन गया था। अच्छा, तो फिर आपको अब पता है कि किसी भी रेजिस्टेंस में से करंट कैसे निकालना है। नहीं पता तो फिर से वो थ्योरी देख लें, जब पहला पढ़ाया था ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो उसमें ये सारी बात मौजूद है जो यहाँ पर अब इस्तेमाल होनी है। लिस्ट पहले तो गिवन डाटा की R1 है जी 10 किलो ओम, किलो है 10 की पावर 3 आ गया, और R2 4 किलो ओम है, उसके साथ भी 10 की पावर 3, और R3 20 किलो ओम है, तो उसके साथ भी 10 की पावर 3, तो इतने ओम। और V1 जो है वो ये वाली, इसको V1 वोल्टेज कह दिया, इस दूसरी को V2 कह दिया, और वो बाहर तो खैर VO होगी आउटपुट वोल्टेज। अच्छा, V1 प्लस 5 वोल्ट है, V2 माइनस 2 वोल्ट है। अब हमने 3 करंट जिनका जिक्र हुआ, I1 I2, ये दोनों इधर आके मिले और यहाँ से परे I3 गया। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसको सॉल्व करते हुए हमें किरचॉफ करंट रूल, वो जो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ये यूज़ करना है। ये फिर तीनों ज़रा मालूम ही क्यों ना कर लें, ये तीनों करंट्स। तो चलिए, वैसे तो उधर सॉल्व भी है, मैं जल्दी से आपकी आसानी के लिए ये मैं सॉल्व थोड़ा सा कर भी देता हूँ। तो ये वही आपकी डायग्राम जो हमने देखी अभी, ये VO है इधर, और यहाँ से इधर को ये R3 जो लगाई गई है उसकी बात हो गई। और ये माइनस वाली इनपुट जो है, इसको 2 इनपुट्स एक्चुअली दी गई हैं, प्लस 5 वोल्ट इधर है, माइनस 2 वोल्ट इधर है। ये 5 किलो ओम है और ये 4 किलो ओम है, और 5 में ये सॉरी 10, मैं अभी उधर, ये 10 किलो ओम है, वो 10 किलो ओम है जी, ये 4 किलो ओम है, और ये वाली R3 जिसको मैंने बोला है ये है 20 किलो ओम। ले जी, ये माइनस ऑफ कोर्स और ये नीचे वाला प्लस, सारा कुछ वही हो गया, सर्किट सारा हमारे सामने है। और हमें चाहिए यहाँ से जाने वाला I1, और इस रेजिस्टेंस को हम R1 कह चुके हुए हैं, ये वाली R1 है और ये वाली ऑफ कोर्स R2 है, और यहाँ से I2 करंट है, और जैसे मैंने कहा इधर को जो है वो I3 करंट है। ले जी, सारा कुछ हम तीनों करंट्स की पहले वैल्यू निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं मैंने कहा ये नहीं पता, तो थ्योरी में वो जो टॉपिक जब पढ़ा था ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग, तो पढ़ लीजिए। I1 करंट निकला इस रेजिस्टेंस में से, इसके इधर है +5 और इधर है V-, लेकिन वो जो V+ क्योंकि ग्राउंड है यानी 0 वोल्ट, तो इसका मतलब हुआ V+ और V- सेम ही है, क्योंकि प्रिंसिपल वर्चुअल ग्राउंड पता है कि ये फिर V- भी 0 ही है, यहाँ पर V- है वैसे। अच्छा, तो R1 के इस सिरे पर +5, इधर V-, तो बना 5 + 5 वोल्ट, और उधर V- माइनस V- ओवर R1 है 10 किलो, 10 × 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। मेरा मार्कर थोड़ा सा मोटा है तो ये रहे जी। और बच्चों पता है ना कि V- हमने कहा 0 है, 0 वोल्ट, तो वैल्यू पुट करें ना फिर, 5 - 0 और वही 10 × 10 की पावर ये जी 3। ये बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली
ये बनेगा 0.5 इंटू 10⁻⁻³ इतने एम्पियर I1 निकल आया। और बिल्कुल इन्हीं लाइनों पर बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स I2 के हैं, और क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स हैं और इसी तरह I3 के हैं, तो क्यों ना मैं अब आपको किताब से ही दिखा दूँ। चलिए, मेरा एक आध मिनट और बचेगा, वीडियो थोड़ी सी और लेंथी होने से बचेगी। ये जी अभी हमने जो कर लिया वो ये है करंट थ्रू R1। वो इधर वाली को V1 उसने कहा 5 वोल्ट, वो इसको V1 लिख दिया, -0 डायरेक्ट लिख दिया। वैसे ये V- है, और वो पहले लिखने बेशक और बाद में उसकी वैल्यू अलबत्ता 0 है, बाद में पुट करना, जैसे मैंने अभी नीचे किया है। ऐसा ही फिर करंट थ्रू R2 बच्चों ये है, ये वाली इसको V2 वोल्टेज कहा, तो V2 माइनस V- आना था इधर, लेकिन वो क्योंकि 0 ही है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी ओवर R2। और V2 -2 वोल्ट है, -2 -0 ओवर वो उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की R2 की 4 × 10⁻³ ये बन गया -0.5 10⁻³ एम्पियर। अब ये नोट करें, जितना है करंट थ्रू R1 जो कि I1 है, उतना ही करंट थ्रू R2 है जो कि I2 है, वो पॉजिटिव उतनी ही वैल्यू है 0.5 10⁻³ एम्पियर, और ये उतनी ही लेकिन नेगेटिव है 0.5 10⁻³ एम्पियर। ये दोनों करंट सेम है। अच्छा, फिर अगर सेम है ना बच्चों, पता क्या होगा, आगे चलने से पहले सेम है, इतना ही इधर से और उतना ही लेकिन ऑपोजिट। अच्छा, माइनस साइन है, इसका मतलब है ये जो हमने इधर फ़र्ज़ कर ली थी I2 की डायरेक्शन असल में उसके ऑपोजिट है, और ये सोल्यूशन का हिस्सा है। ये ना समझिएगा कि हमने गलती कर दी थी कि I2 उधर को शो किया था, ये ऑटोमेटिकली आंसर आ गया नेगेटिव, तो इसका मतलब है असल में ये वापस उधर को है नेगेटिव का मतलब। इसका मतलब है जितना करंट इधर से आया उतना ही वापस इधर को मुड़ गया। एक्चुअली ये हुआ है, जितना इधर से आया उतना ही मुड़ गया। तो पता है फिर क्या होगा, पता क्या होना चाहिए, करंट तो गया ही नहीं ऑप एम्प की तरफ, चुनाचे करंट नहीं गया उधर को, तो फिर आउटपुट 0 ही मिलनी चाहिए। यही पूछिए फाइंड दी आउटपुट, यानी आउटपुट वोल्टेज। अभी हमने वो कैलकुलेट की नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इधर से जितना करंट I1 है उतना ही पीछे को ये पॉजिटिव पोटेंशियल से इधर से होकर उतना ही नेगेटिव है, जितना आया उतना ही निकल गया, तो उधर गया ही नहीं, तो आउटपुट 0 होनी चाहिए। लेकिन अभी देखते हैं कैसे 0 हुई। I1 निकाल लिया, I2 भी निकाल लिया, अब I3 भी निकालना है, वो R3 में से। तो इसकी इस साइड पे इस दफ़ा V- है जो कि 0 वोल्ट है, अभी बताया था, और दूसरी साइड पे VO है, तो ये आएगी V- माइनस VO, यानी 0 माइनस VO ओवर 20 किलो। ये रहा जी आपके पास ये करंट थ्रू R3 जो कि I3 है। V3 ओवर R3 क्या दिया उसने, यानी I3 हुआ V3 ओवर R3, और V वोल्टेज जो है V3 अक्रॉस R3 वो होगी VO -0। ये छोटी सी गड़बड़ की है बच्चों, ठहरिएगा ज़रा। ये करंट की डायरेक्शन जो शो की है उसके मुताबिक उसूल ये है कि हम इसको 0 माइनस VO लिखेंगे। ये प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा, 0 माइनस, जैसे थ्योरी में पढ़ा हुआ है, ये सही कर लीजिए जी। तो 0 माइनस VO ये बन गया जी माइनस साइन इधर आना है बच्चों। देखें मैं वाज़े बता रहा हूँ, ये उसी तरह करना है जैसे थ्योरी में सीखा हुआ है। तो I3 आ गया जी -0.05 10⁻³ और साथ VO निकालना था, VO की वैल्यू नहीं थी, वो VO वैसे ही लिखना पड़ा, और ब्रैकेट लगा के इतने एम्पियर। ये पॉइंट समझिएगा क्योंकि वैल्यू निकालनी थी, तो VO की तो निकालनी, तो इसमें VO आ रहा था, वो तो गिवन नहीं था, तो जस्ट उसी तरह VO और 1/20 × 10⁻³ ये बन गया 0.05 10⁻³ ये उम्मीद बात समझ आ गई। ले जी I1 भी पीछे अभी निकला था ये, और I2 भी निकला था, एक पॉजिटिव था उतना ही, एक नेगेटिव था उतना ही, और ये अभी माइनस साइन के साथ मैं कह रहा हूँ निकला है उसी असूल के तहत जैसे थ्योरी में हमने सीखा है। तो I1 + I2 = I3, किरचॉफ करंट रूल पहले भी बताया था। पुटिंग द वैल्यूज़ पुट कर दें, I1 की 0.5 10⁻³ I2 की -0.5 10⁻³ इज इक्वल टू माइनस ये वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ -0.05 10⁻³ इंटू VO, ये सारी वैल्यू, ये दोनों तो बराबर के हैं और अपोजिट हैं, प्लस माइनस कैंसिल हुए, 0 है, ये वाला 0 इज इक्वल टू -0.05 × 10⁻³ VO। लें जी, जब ये आ गया तो ये पूरा माइनस जो था -0.05 10⁻³ ये पूरा मल्टीपल जो था ये दूसरी तरफ 0 के नीचे चला जाएगा। 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है, तो आउटपुट फाइनली 0 ही बनी, यही पूछी थी, आउटपुट निकालनी थी। और आपको थोड़ी देर पहले मैं ऑलरेडी यह एक बात बता गया हूँ कि ये करंट जितना इधर से आया उतना ही वापस मुड़ गया, पीछे उधर गया ही नहीं, तो आउटपुट 0 ही मिलनी है, 0, और हमने अब कैलकुलेट भी करके देखा तो 0 ही आई। यही इस न्यूमेरिकल की सोल्यूशन है जी, मुकम्मल हुई, ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। थैंक यू वेरी मच।